बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां अपने ससुराल में हो रहे टॉर्चर को अपने माँ बाप से इसलिए शेयर नहीं कर पाती कि वो सोचती है कि एक तो इन लोगों ने इतने खर्च करके इतनी मेहनत से शादी करी है, फिर इनको अपने दुख बताकर क्यों परेशान करना। बाज़ दफ़ा टॉर्चर से तंग आकर बताती भी हैं तो उनको ये सुनना पड़ता है कि बेटा एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप को अक्सर ये डर होता है कि कहीं कोई बात हो गई और लड़की घर बैठ जाए तो समाज में बदनामी होगी और कभी-कभी ये खोखला दिखावा भी आड़े आ जाता है। आज की जो कहानी है उसमें एक बेटी है जो मरने से पहले अपने पिता को कुल 7 ऑडियो मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू भेजती है और उन ऑडियोज़ में लड़की का दर्द है और एक शब्द है एडजस्ट, क्योंकि वो एडजस्ट कर कर के हार चुकी थी और आखिरकार ज़िंदगी से हार मान जाती है। ये शादी कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी। इस शादी में 2.5 करोड़ खर्च हुए थे। 70 लाख की वॉल्वो कार उन्होंने लड़के वालों को दिया था और 4.5 किलो गोल्ड देने का वादा था, जिसमें से उन लोगों ने करीबन 2.5 किलो तो दे ही दिया था और तकरीबन 2 किलो देना और बाकी था। इतना सब कुछ देने के बावजूद ससुराल वालों का कहना था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दिया ही क्या है, फलाने ने तो 100 करोड़ का दहेज दिया है अपने दामाद को ताकि वो एक अच्छा सा स्टार्टअप कर सके और उनकी बेटी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। और तुम्हारे घर वालों ने दिया ही क्या है, 70 लाख की गाड़ी और 2.5 किलो सोना, 2 करोड़ की शादी, बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियो सुने जो लड़की ने अपने पिता को भेजा था। हालांकि ऑडियो जो है वो तो तमिल में है, लेकिन आप भावनाओं को यकीनन समझ पाओगे। இவங்க எல்லாருமே பிளான் போட்டு தான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க. அவன் கொடுக்கிற மென்டல் டார்ச்சர் என்னால தாங்க முடியல. உடல் ரீதியாவும் என்னால அவங்க கூட உண்மையாலுமே இருக்க முடியல. ரொம்ப டார்ச்சரா இருக்கு. டெய்லியும் மென்டலி என்ன அசால்ட் பண்றாங்க. பிசிக்கலா இவன் டார்ச்சர் பண்றான். மட்டும்தான். ஆனா உங்களை ரொம்ப நான் நோகடிச்சிட்டேன். ரொம்ப என்னால நீங்க காயப்பட்டீங்கன்னு புரிஞ்சிருச்சு. அவங்களால வாயோட்டு சொல்லவும் முடிய மன்னிச்சிருங்கப்பா. என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே. ये जो ऑडियो अभी आपने सुना उसमें जो आवाज़ है वो 27 साल की रिथानिया की है। रिथानिया तमिलनाडु के त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। ये लोग अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। फादर का टेक्सटाइल का बिज़नेस था और साथ ही ये लोग रियल इस्टेट का भी बिज़नेस ठीक ठाक इन लोगों का चल रहा था। रिथानिया की शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है तो त्रिपुर के ही कविन कुमार से तय होती है। कविन की उम्र 28 साल और उनका भी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा था और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था और ये लोग अच्छे खासे पैसे वाले भी थे। पंडित जी कुंडली मैच करते हैं। फिर रिथानिया और कविन की 11 अप्रैल को शादी हो जाती है। कविन के घर वालों की डिमांड थी कि शादी एक शानदार अंदाज में होनी चाहिए क्योंकि इनके मेहमान जो होंगे वो बहुत ही वीवीआईपी किस्म के होंगे, तो अरेंजमेंट जो है उसी मुताबिक होनी चाहिए। तो इसके लिए रिथानिया के घर वालों ने 2.5 करोड़ खर्च कर डाले। चूँकि इकलौती बेटी थी तो उसके अलावा उन्होंने 70 लाख की वॉल्वो कार दी और 4.5 किलो सोना की डिमांड थी, जिसमें से उन लोगों ने 2.7 किलोग्राम दे भी दिया था और बाकी के जो तकरीबन 2 किलो के आसपास की गोल्ड रह जाती थी उसको देने का उन लोगों ने वादा कर रखा था। अब रिथानिया ससुराल पहुंचती है। उसको वो लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं कि कैसे गरीब लोग हो तुम लोग, 100 करोड़ वालों का एग्जाम्पल दिया करते थे और उसको हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। शादी को अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे। 11 अप्रैल को शादी हुई थी और 30 अप्रैल को रिथानिया अचानक अपने घर पहुंचती है। पहले तो माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन फिर पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं, नहीं आए, तो वो रोने लगी और कहा कि आप लोगों ने कहाँ मेरी शादी करा दी, वो लोग तो बहुत लालची हैं, वो तो सिर्फ पैसे की ही बातें किया करते हैं, ऊपर से मेंटली टॉर्चर और पति तो फिज़िकली टॉर्चर भी करता है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए था कि उन लोगों को लड़के वालों से कन्फ्रंट करना चाहिए था, कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए था और मैटर्स समझना चाहिए था, क्योंकि 20 दिन में ही बेटी का ये हाल था तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग था यहाँ पे। लेकिन उन लोगों ने उल्टा अपनी बेटी को ही समझाया कि शादी में एडजस्ट करना पड़ता है, नई जगह है, नए लोग हैं, बाद में वो लोग भी ठीक हो जाएंगे और एडजस्ट कर जाएंगे। ये सब सुनकर रिथानिया फिर से ससुराल चली जाती है, लेकिन वापस से उसके परिवार वालों ने वही अत्याचार करना शुरू कर दिया। टॉर्चर सहते हुए 20 दिन फिर गुजारे रिथानिया।
फिर से वापस अपने घर आती है। घर आकर फिर से उसने अपना हाल दिल बताया। उसके माँ-बाप ने सोचा कि अभी तो शादी को महीना लगा है, लोगों में बात फैलेगी तो बेइज़्ज़ती होगी। तो फिर से रिथानिया को समझाने-बुझाने का दौर शुरू होता है, तो राज़ी तो वो हो गई, लेकिन उसने कहा कि मेरी सास को बुलाकर पहले उनको समझाइए, तो मैं घर वापस जाऊँगी। तो उसके घरवालों ने उसके सास को बुलाया और पूछा कि क्यों आप हमारी बच्ची को इस तरह से परेशान करती हैं? तो उसकी सास ने बाकायदा माफ़ी माँगी और कहा कि ऐसा दोबारा फिर से नहीं होगा, और वो रिथानिया को लेकर घर चली गई। यहाँ रिथानिया के माँ-बाप निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बदला था। वहाँ फिर से पहले जैसा हो जाता है। बीच-बीच में वो अपने घरवालों को कॉल पर बताया करती थी कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, लेकिन उधर से घर वाले बस वही एडजस्ट करने को कहा करते थे। लेकिन रिथानिया एडजस्ट करते-करते बिल्कुल टूट चुकी थी। तीसरी बार वो जून के महीने में फिर घर वापस आती है और सारी बात बताती है, लेकिन घर वाले फिर से समझाना-बुझाना शुरू कर देते हैं। 22 जून को वो आई थी। इसके पिता ने कहा कुछ दिन यहाँ रह लो फिर चली जाना। रिथानिया बार-बार बोलती रही कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग बार-बार एक ही बात कहते हैं, गोल्ड और कैश की। हालाँकि 2 किलो सोना देने की बात हो चुकी थी, लेकिन अब उन लोगों की लालच बढ़ चुकी थी। उन लोगों को पता था कि इनका कारोबार अच्छा खासा है, इसके लिए उन लोगों ने अब 100-100 करोड़ की बातें करना शुरू कर दी। 22 जून से 28 जून तक रिथानिया अपने घर पे रहती है, लेकिन इस दौरान उसको एडजस्टमेंट का लेक्चर दिया जाता था और वो इस लफ्ज़ से नफ़रत महसूस करने लगी थी। 28 जून को वो घर वालों को मंदिर का कहकर निकलती है, गाड़ी लेकर मंदिर के पास पहुंचती भी है। गाड़ी रोकती है, वो अपने साथ कुछ पॉइज़नस लेकर आई हुई थी। वहीं गाड़ी में बैठकर ही पॉइज़न को कंज्यूम करती है और फिर 7 ऑडियो मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू रिकॉर्ड करती है और अपने पापा को सेंड करती है। लेकिन जब दवा का असर शुरू हो जाता है, उसके बाद वो मैसेजेस को सेंड करती है। इधर लोग नोटिस करते हैं कि 2-2.5 घंटे से गाड़ी खड़ी है, लड़की न बाहर निकल रही है, तो लोगों को डाउट होना शुरू होता है। और जब लोग गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो देखा कि लड़की के मुंह से झाग निकल रहा है। तो लोगों ने फ़ौरन पुलिस को कॉल किया। फिर जब पुलिस आई तो लड़की के पास से जो फ़ोन बरामद हुआ, उससे उन लोगों ने उसके पापा को कॉल लगाया। उसके पापा भागकर पहुंचते हैं। फिर पुलिस के साथ ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो डॉक्टर शुरुआती जांच के बाद बताते हैं कि उसकी तो मौत कुछ देर पहले ही हो चुकी है। अभी तक भी उसके पापा ने वो ऑडियो नहीं सुना था। अब रिथानिया के मोबाइल से ऑडियो जो शो हो रहा था वो सेंड और टाइम भी दिखा रहा था। इन ऑडियो में से एक ऑडियो को मैं ट्रांसलेट करती हूँ। वो कहती है कि मैंने एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की पापा, आपके कहने पर अब नहीं हो रहा है पापा, और मैं आपको टूटते हुए भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं आप बताते नहीं पापा, मैं समझ रही हूँ, और मैं आप पर बोझ भी और किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। अब मैं ये ज़िंदगी भी नहीं जीना चाहती। मैंने जैसी ज़िंदगी चाही थी वो ये ज़िंदगी नहीं है, और मैं ये ज़िंदगी जीना नहीं चाहती। इस तरह के कुल 7 ऑडियो मैसेजेस हैं। उन मैसेजेस के बेस पर पुलिस उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये बात भी सही है कि नया घर होता है, नए लोग होते हैं, तो वहाँ लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है। तभी तो ये दुनिया इतने सालों से, करोड़ों सालों से चल रही है इसी तरह से। लेकिन जिसके दिल में दहेज नाम का दानव घुस जाता है, फिर वो ज़िंदगी बर्बाद करके ही छोड़ता है, और पराए घर से आई लड़की जुल्म सितम का शिकार हो जाती है। ऐसी हालत में लड़की के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो घर छोड़ दे, मायके चली आए, या फिर घुट-घुट कर मर जाए। लेकिन इस कहानी में हमको ये सबक मिलता है कि जब कोई बेटी या बहन अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को बताए तो आपको उसका साथ देना चाहिए। उसको उसके हाल पर छोड़ देना ये कहीं की समझदारी नहीं है। समाज का सोचकर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यही समाज कुछ देर के लिए तो आते हैं, पर बाद में भूल जाते हैं। सहना किसको होता है? सहना घर वालों को पड़ता है।